नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 24 के लोकसभा चुनाव की। अब तो लगभग रोज का ये सिलसिला होने वाला है। किसी भी वक्त हफ्ते भर बाद चुनावों की घोषणा भी हो सकती है, भी नहीं होगी बल्कि मैं कहूं। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे एनडीए गठबंधन की भी और इंडिया गठबंधन की भी। और इसमें सबसे अहम पेच जो अभी भी बरकरार है, और वो पेच है सीट बंटवारे का, सीट शेयरिंग का। कौन सा गठबंधन एक मुकम्मल खाका तैयार करने में कामयाब होता है, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है, यह यक्ष प्रश्न है। और ऐसे में आज मैं 3 राज्यों की बात करने वाला हूं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, सांसदों के लिहाज से सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला उत्तर प्रदेश, 80 सांसद। अब वहां पर एनडीए गठबंधन जो है उसका खाका तैयार हो गया है, मुकम्मल हो गया है, जो शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया। आज योगी कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे, अनिल कुमार आरएलडी की तरफ से, साथ में 2 बीजेपी के नेताओं ने भी बतौर मंत्री शपथ ली। तो आरएलडी 2 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, एसबी-एसपी, संजय निषाद और अपना दल। अब यहां पर गठबंधन को लेकर कोई सलवट पेंच आती नहीं नजर आती है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में वो खेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीटों का बंटवारा दोनों ही धड़ों में अभी अटका हुआ है। इंडिया वाले कह रहे हैं हम तो कर लेंगे, कांग्रेस और वाम खेमे को सीटें देनी है, 30 के करीब सीटें आरजेडी के खाते में जाएंगी। उधर एनडीए की बात करें तो जेडीयू अभी 17 से नीचे आने को तैयार नहीं। पिछली बार 17 उम्मीदवार खड़े किए, 16 सांसद बने, तो 16 की भी बात थी, अब तो वो 17 पर अड़ रहे हैं। और बीजेपी अब 17 से कम तो नहीं लड़ेगी। तो उसके बाद चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी 6 में कितने समाएंगे या 7 में कितने समाएंगे, यह सवाल पहले भी मैंने उठाया है। और यही सवाल आज मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने पूछा, तेजस्वी यादव से पूछा। और किसके बारे में पूछा? चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान और उनके चाचा पारस की, पशुपति पारस की अभी जोर आजमाइश हो रही है। हाजीपुर सीट लेना चाहते हैं चिराग पासवान, ताल उस पर पशुपति पारस गुट भी ठोक रहा है। और इसके अलावा भी 4 सीटें चाहते हैं चिराग पासवान। तो 5 उनके खेमे में दें या उनकी पार्टी को दे दी जाए तो बचेगा क्या बाकियों के लिए? तो खेल यहां पर दिलचस्प हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी 3 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी अभी खामोश हैं, पुराने खिलाड़ी हैं दबाव की राजनीति के। तो मैं बता रहा था, मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने तेजस्वी से चिराग को लेकर सवाल पूछा। चिराग यानी कि दिए तले अंधेरा भी हो सकता है क्या एनडीए खेमे में? सुनिए पूछा क्या, जवाब क्या मिला। हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात है। तो हम तो जहां हैं वहां हैं, और जिनको आना है वो बताएंगे ना, यानी कि दरवाजा खोल रखा है। और खेल 2024 तक नहीं रुकता है, खेल तो 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। नीतीश कुमार क्या अंतिम पारी खेल रहे हैं,
उसके बाद बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी क्या, उसमें चिराग पासवान के लिए कितनी जगह होगी। और तेजस्वी ये दरवाजा खोलकर जगह देते दिखाई दे रहे हैं कि आइए मेरे साथ, आप डिप्टी हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूं। तो ये पेंच अभी कब खुलेगा। नीतीश कुमार इंडिया का साथ छोड़ गए थे, इंडिया के रचयिता थे। साथ किस बात पर छोड़ा कि सीट शेयरिंग में, सीटों के बंटवारे पर बहुत वक्त लगा रहे हैं। यहां पर महीना भर हो गया, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए, नए समीकरणों के साथ, नए गठबंधन में, पर सीटों का बंटवारा अभी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश, 40 सीटें बिहार। अब सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर का राज्य महाराष्ट्र की भी चर्चा कर लेते हैं, 48 सीटें हैं। अब वहां पर महाविकास अघाड़ी में एक नया पेंच आ गया है। महाविकास अघाड़ी में नए नए उतरे, नए नए आए बहुजन विकास अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर। उन्होंने एक चिट्ठी लिख मारी है, ये चिट्ठी है मेरे पास, मराठी में है, इसका हिंदी में मैं तर्जुमा कर रहा हूं आपके सामने। चिट्ठी लिख दी है उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना का जो है, और एनसीपी शरद पवार गुट को कि जी लिखित में आश्वासन दीजिए कि चुनाव के बाद आप बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। और शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने ऐसा कोई लिखित आश्वासन देने से साफ इनकार कर दिया है। अब कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, 2 सीटों की बात हो रही है कि प्रकाश आंबेडकर को दी जाएंगी, पर यह पेंच आ गया। पर उससे बड़ा पेंच एनडीए गठबंधन में आता दिख रहा है। शिवसेना के साथ थी बीजेपी, तो 25 पर खुद लड़ी, 23 शिवसेना को दे दी, बात खत्म। 41 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जो असल शिवसेना बन गई है, यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, वो 22 सीटों पर अपनी ताल ठोक रही है कि 22 से नीचे नहीं भाई। 23 शिवसेना के साथ आपकी थी, असल तो हम हैं, हम तो 22 पर लड़ेंगे। तो बीजेपी क्या वही 25 पर लड़ेगी? पर यहां भी गणित नहीं बनता। 25 और 22 हो जाती है 47। तो क्या अजित पवार 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? कहने का मतलब ये दबाव की राजनीति भी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और यहां पर 2025 में नहीं, इसी साल के अंत में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो 195 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी बीजेपी ने, लेकिन बिहार से एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, और ना ही एक भी उम्मीदवार का ऐलान महाराष्ट्र से हुआ है। तो खेल कितना फंसा हुआ है, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपीए में एनडीए गठबंधन तय, बिहार महाराष्ट्र में बिखराव का भय, बिखर तो नहीं जाएगा, और महाराष्ट्र और बिहार 88 सीटें हो जाती है, और 24 का घमासान, इंडिया में भी खींचतान, इंडिया भी इससे परे नहीं है। चर्चा में मेरे साथ, क्योंकि चिराग पासवान की बात हो रही है, तो एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, यूपी की हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, महाराष्ट्र की चर्चा के लिए शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं। तो दरवाजा खोल रखा है, तेजस्वी ने न्योता कबूल करेंगे। चुनाव का मौसम है तो कयास लगाने का अधिकार सबको है। देखिए, ऐसी हकीकत नहीं है। हकीकत यह है
कि 2014 में इसी गठबंधन में नीतीश बाबू थे, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, हमको मिली 7 सीटें और 6 हम जीत के आ गए। फिर 19 में वही सिलसिला रखा, नीतीश बाबू थे, हम थे, तो हमको मिली 6 सीटें और हम 6 की 6 जीत के आ गए। परिस्थितियां बदल गई हैं। 2019 में जो एक पार्टी थी 2 पार्टियों में बदल गई है। चिराग पासवान अकेले रह गए, 5 सांसद लेकर चचा उड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, जीतन राम मांझी नहीं थे, मुकेश सहनी नहीं थे। इन लोगों का क्या? वो परिस्थितियां जो जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो अब पलट गई हैं। हाँ, हुआ क्या कि वो सांसद जो हमारे गए थे ना जी, वो सब हमारे पास पाले में आके खड़े हो गए। अच्छा, समझिए। हाँ, और सीटों की लड़ाई तो हर पार्टी को गठबंधन में करनी होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें, और ये पार्टी के प्रेसिडेंट का फंडामेंटल राइट है और कमिटमेंट है पार्टी के प्रति। अगर अपनी पार्टी को विस्तार नहीं करेगा तो पार्टी क्या चलाओगी। लेकिन यहाँ फर्क है, हम लोग सीटों में इतना, हमारा सीट शेयरिंग में दिक्कत नहीं अभी है। तो हाजीपुर पर भी जूतम पैजार हो रही है। आपके दिमाग में, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं है। दिमाग में क्यों नहीं है कि जब फॉर्मली हम लोगों ने दोबारा एनडीए में ज्वाइन किया, अशोका होटल में जब मुलाकात हुई थी 38 पार्टियों की, उससे पहले हमारी कमिटमेंट हो गई थी कि निश्चिंत रहिए, जो आपका हक है वो आपको। पर आप जो हनुमान बने, हाँ हम बोलिए ना। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी लड़ाई दूसरी है। हाँ। और चिराग बाबू का जो जिस पे इंसिस्ट किया हुआ है उन्होंने, आज भी किया हुआ है कि हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो प्रोग्राम है, हाँ, प्लीज इंक्लूड दैट। मतलब फर्क समझिए बातों को। सीट में हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। सीट में चिंता नहीं है, या हमारे सीट को- में, ना। सीट में ही तो पेच है। असल चिंता है। नहीं है, पेच। नहीं है, मानो आप मेरी बात। अरे सुनिए संदीप ना। जी, जी। अच्छा बताइएगा आप मुझे, आप हनुमान बने जो घूम रहे थे, चलिए वो जेडीयू के वोट बैंक में अच्छी खासी आग लगाई, 43 सीटों पर, 44 सीटों पर समेट दिया। वो मुख्यमंत्री बन गए नीतीश, वो अलग बात है, पर आज भी उनके मन में क्या वो 30 बरकरार है? और नीतीश कह रहे हैं कि नथिंग डूइंग। चिराग पासवान 1 सीट दे दो ज्यादा से ज्यादा, वरना हमें गठबंधन में नहीं चाहिए। ऐसा है ना। देखिए राजनीति में ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन धुआं जो ये उठ रहा है, कहीं तो आग लगी है। संदीप जी, मेरा बड़ा साफ मानना है, मेरा जो तजुर्बा है, जो अंदर बातें होती हैं बहुत कम निकल पाती हैं। प्लीज अच्छा, प्लीज प्लीज, नहीं निकल पाती। अंदर खाने क्या हो रहा नहीं है? नहीं, अंदर खाने जो होती कुछ है ना, हो रहा है, वो बातें- खिचड़ी पक रही है। नहीं नहीं, कोई खिचड़ी नहीं। देखिए, हर पार्टी अपना राजनीतिक पार्टी के धर्म को निभाते हुए उसका इंटरेस्ट पैरामाउंट रखती है, और वही हम कर रहे हैं। भाई अलायंस में है तो सीटें मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, अब वो देंगे कितनी, क्या परिस्थिति बनेगी, वो अभी वो देते हैं, फर्ज कीजिए 2 सीट, फर्ज पे नहीं होगा। फर्ज पे नहीं होगा, फर्ज पे नहीं वो होगा। भी कबूल होगा, फर्ज पे नहीं होगा। वो कबूल होगा। क्यों कबूल होगा? अपनी हाँ, पार्टी तो क्यों वही कबूल तो होगा? खेल है। एक बात बताइए, या तो हमारी ताकत ना हो, या हमारे पास 6% वोट बैंक है भाई, यस है ना, है तो बिल्कुल है। तो। और मैं तो आंकड़े देता तो हूं। दूसरी जो बड़ी पार्टी है, जब आपको ये चीजें मालूम है, इनको मालूम, हमको तो उनको भी ये चीजें मालूम है, तो वही दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, नो दबाव। उसी दिए तले अंधेरा करने वाले हैं चिराग, या ये दबाव की राजनीति है? जी, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और कर। मैं तो बिल्कुल फेयर बात करता हूँ। हाँ। चिराग जी का मोदी जी के प्रति पिता तुल्य वाला भाव है, और रेसिप्रोकेट किया मोदी जी और ने। नीतीश कुमार को लेकर क्या भाव है? नहीं, नीतीश कुमार से हमारी उनकी नीतियों का विरोध है। ये और कमाल का इसके नहीं नहीं, गठबंधन नहीं है। एक सेकंड थोड़ा सा। नीतीश कुमार को बीजेपी की नीतियों विचारधारा से दिक्कत है, आपको नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से, और हैं फिर भी साथ साथ। बिकॉज क्या, नीतीश से हमारा गठबंधन कभी नहीं रहा, ना उनकी पार्टी से रहा। हमारा गठबंधन तो रहा है। नीतीश आपसे गठबंधन क्यों करेंगे? हाँ, यस, बिल्कुल ना, हम लाल इससे करेंगे। कालीन बिछाकर ये स्वागत किया नीतीश देखिए, कुमार का। हमारे गठबंधन में एनडीए का सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और ये अख्तियारात तो उसी को पहुंचता है कि वो अपने गठबंधन वाली पार्टियों को 2 सीटें देती सही- है बीजेपी, एनडीए में रहेंगे। हम उस पे अभी नहीं जाएंगे, उस पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल मतलब नहीं जाएंगे, बिकॉज हाँ या ना में मतलब भविष्य के ना घर भी में, हो सकता है ना जवाब। भविष्य के घर में है। नॉट जो- सेइंग यस हम मींस यू सेइंग नो। ना, हम क्या कह रहे हैं, हम 2 चीजें कह रहे हैं।
जो पार्टी हित में होगा और जो बिहार के हित में होगा वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष चिराग बाबू को करना चाहिए। जैसी परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा, हाँ। आज की डेट में हमको पूर्णतः विश्वास है कि एनडीए में जो हमारी पार्टी है, जो हमारा हक है, हमारे साथ पूरा न्याय मोदी जी भी करेंगे। की तरह दलील दे रहे हैं कि वाजपेयी केस थोड़ा कमजोर है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। नवल, कुछ दिक्कतें हैं। आप फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स वाला काम कर रहे हैं, पानी का थोड़ा सतह देखने की कोशिश कर रहे हैं, या पक्का न्योता दे रहे हैं? अंदर खाने कोई बात चल रही है? चाहते हैं आप चिराग आ जाएं इंडिया में? देखिए संदीप जी, हमारा स्पष्ट मानना है और हमारे पार्टी का कि हमने जो काम किया है उसके आधार पे पिछले 15 साल में हम लोगों ने बिहार के जनता के साथ मिलकर उन मुद्दों पे जिन पे हम 17 महीना से काम कर रहे थे, एक जन गोलबंदी तैयार किया है। एक जन समर्थन का जो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सैलाब देखने को मिला है। पहला, किसी भी चुनाव का पहला आधार तो वो होता है कि जनता या जन समर्थन किसके पक्ष में है। दूसरी बात ये है कि जो दल हम साथ में है, हमने सब मिलकर जो जन विश्वास रैली किया था 3 मार्च को, और उसमें भी आपने देखा होगा कि 10 लाख से ऊपर जनता उसमें सब अपनी सहभागिता दिखाई। तो जो सबसे मजबूत संकेत जो मिल रहे हैं वो तो महागठबंधन से मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर सीटों का बात है, हम लोग पहले भी मानते थे और आज भी मानते हैं कि सीट बंटवारे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किन सीटों पे कौन जीत सकता है, वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। और उस आधार पे हमारी बात चल रही है और बहुत जल्द उसमें निर्णय लिए जाएंगे और आपके सामने होंगे। अब रही बात कि एनडीए के तरफ से कौन रहेगा नहीं रहेगा, इधर आएगा उधर जाएगा, दरवाजे खुले हैं ना चिराग पासवान के लिए? एनडीए को तय करना है या उनके चिराग पासवान के लिए आपके दरवाजे खुले हैं? देखिए ये तो हमारे नेता ने तो आज भी बोला कि पहले वो तो तय करें कि वो क्या करेंगे। हम तो जहां पे हैं बिहार के जनता के साथ में हैं। पिछले 17 महीने में जो नौकरी उनके लिए हमने मेहनत करके दिया है उसकी बात कर रहे हैं, आगे का भविष्य की बात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं। तो नवल, मुद्दों पे लड़ने का, अरे आप तो प्रोफेसर हैं और आंकड़ों को भली भांति फैलाते भी हैं। खेल आंकड़ों का भी है क्या? वो तो 2020 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव, अरे सुनिए तो, पहले सवाल सुना नहीं जवाब देने लगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी थी, और आप लाखों की भीड़ का जो जिक्र कर रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ हुई। अब आपने 10 लाख कहां गिने ये मुझे मालूम नहीं, पर भीड़ अच्छी खासी थी, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर एक लेवल है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि भाई वहां तक ही पहुंच पा रही है आरजेडी, उसमें प्लस नहीं कर पा रही। अब माई बाप की पार्टी भी आप बन गए, पर वो 6% वोट बैंक दलितों में, अति पिछड़ों में जो चिराग पासवान की पैठ है, क्या उसे आप जोड़ना चाहते हैं? तभी ये न्योता दिया गया है। खेल गणित का है। देखिए हम तो बिल्कुल संदीप जी, जो समीकरण और गणित की आप बात कर रहे हैं वो चुनावी लोकतंत्र की सच्चाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों और सवर्ण गरीबों की बात करेगा आज के डेट में, और उससे कोई तालमेल की बात हो सकती है, संभावना है कि एक मंच पे आ सकते हैं, लेकिन तय उन्हें करना है जो जहां पे हैं। जैसे अभी आदरणीय वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि हम जहां पे हैं हमारे हिस्सा हैं, अगर वो बात है तो आमने सामने की लड़ाई भी होगी। तो 5 सीटें मांग रहे हैं चिराग की संख्या क्या है? अगर एनडीए 5 सीटें नहीं देता, आप 5 सीटें दे देंगे? बात तो अब यहां पर आएगी, ये आएगी कुछ दिनों में। संदीप जी देखिए, चुनावी गठबंधन में जो तय होता है वो सब सहमति से होता है, सहमति से होता है। जो पिछली बातें आपने कही उसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है, हर एक दल के पास आधार वोट, समर्थन वोट तो है, लेकिन तृतीय वोट कहां जाएगी, जो फ्लोटिंग वोट कहते हैं वो कहां जाएगी, वो हर चुनाव का दिशा और दशा तय करता है। अभी जो देखकर आपको लग रहा है और जिसके लिए हम आश्वस्त हैं कि जो जितने भी फ्लोटिंग और सपोर्ट वोट है वो आरजेडी और महागठबंधन के पक्ष में है। ये बात जरूर है
कि जब भी कोई नया साथी आने का निर्णय करेंगे तो एक नए परिप्रेक्ष्य में उस पर तो आप उम्मीद लगाए बैठे और तब हैं। निर्णय होगा। हाँ, वो ठीक है, किसी तरह से कॉर्टशिप का काम किया जा रहा है कि भाई मान जाएं चिराग पासवान। बिहार का खेल क्या कह रहा है विनोद? देखिए, बिहार दिलचस्प हो रहा है ये। बिहार का खेल बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह खेल बहुत दिलचस्प पहले बिहार की करते हैं तो ना बिहार बात। की बात करते हैं। वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और इनकी पार्टी को तो हर एक के साथ काम करने का तजुर्बा है। हाँ हाँ, वो यूपीए में भी रहे, एनडीए में भी रहे, अटल जी के साथ भी रहे, मनमोहन सिंह के साथ भी रहे, सबके साथ रहे, रामविलास जी। और चिराग अभी मौसम का जायजा तो नहीं ले रहे। हाँ, मौसम भाई जाहिर है कुछ ना कुछ तो विरासत का असर आता ही है। देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, पर्सनल केमिस्ट्री की अगर बात करें, निजी केमिस्ट्री। दोनों युवा नेता हैं बिहार के और दोनों का अपना एक अपील है। अब चिराग को ये तय करना है कि उनको एनडीए में, देखिए जहाँ तक जो इस समय स्थिति है एनडीए में, अब पता नहीं वाजपेयी जी कैसे मुतमईन है कि उनको 6 की 6 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो इस वक्त जो घमासान बस इतनी भरी हुई है कि उसमें प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है वहां पर। हाँ, भाई उपेंद्र कुशवाहा, इनको 5 मिलेंगी, वो भी अड़े रहेंगे 3 पर। जीतन राम मांझी भी कहेंगे, मुकेश सहनी, हाँ। फिर नीतीश कुमार 17 में कितनी छोड़ेंगे, हाँ, बीजेपी कितनी छोड़ेगी, ये सब बड़े। और नहीं, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखे नीतीश कुमार के, वो छोड़ने वाले हैं नहीं। है नहीं भाई, एक सीट का तो झगड़ा था इसमें इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का। एग्जैक्टली, एक सीट पे ही तो अड़े हुए थे, वो जो हारी हुई सीट थी, कहते हैं मैं वो भी लड़ूंगा मैं। और चिराग पासवान को लेकर मन में जो टीस है कि मेरे वोट काट दिए, मेरी वक़्त कम कर दी, अभी तो चर्चाएं ये भी चल रही है ना, विधानसभा साथ में करवाना चाह रहे हैं वो और चुनाव। मुझे जनता दल यू के एक नेता बता रहे थे, वरिष्ठ नेता है बिहार के, उनका कहना था नीतीश जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्षमा किया है, वो ललन सिंह को। जब ललन सिंह एक बार उनसे अलग हो गए थे, बाकी वो अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी को क्षमा करते नहीं है। वो जब समय आता है तो अपना हिसाब चुका लेते हैं। तो ये नीतीश जी का स्वभाव है। नीतीश फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। नीतीश जी जो नीतीश ये कह रहे थे सीट बंटवारा नहीं हो रहा, सीट बंटवारा नहीं हो रहा, अरे अब कर लो क्यों नहीं हो रहा? चिराग पासवान ने जिस तरह विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 40-42 सीटों पर ले आए, वोट परसेंटेज डाउन हो गया, नीतीश कुमार की स्थिति जो है जूनियर पार्टनर की हो गई, भले मुख्यमंत्री बने रहे हैं दोनों जगह। वो नीतीश कुमार चिराग पासवान को कैसे स्पेस देंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। अगर दे देते हैं इसी में संभावनाओं का खेल इंडिया के लिए, और इसी में तेजस्वी यादव संभावनाओं का खेल तलाश रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान को वहां अपेक्षित, मुझे तो किसी ने कहा था, उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहीं 10 सीट तक की बात की थी कि हम तो 10 भी दे सकते हैं, अगर लोक जनशक्ति पार्टी इधर आ जाए, चिराग पासवान जी इधर आ जाए, तो हम वो 7 के चक्कर में पड़े हुए, 6 के चक्कर में हम 10 दे देंगे। यहां तक अनौपचारिक रूप से आपस में चर्चा हुई। तो अब ये चिराग जी को तय करना है कि किधर उनको जाना है। अब 7 सीट लेने के बाद जो है जयंत चौधरी चले गए वापस एनडीए में, 2 सीट। चिराग किस गठबंधन का चिराग होंगे? अभी एनडीए में है। हालांकि चिराग और तेजस्वी भाषा की दृष्टि से दोनों प्रकाश का मामला है ना। तो तेजस्वी का तेज क्या चिराग को रोशनी देगा, या चिराग जिस घर में है वहीं अपना ये देखिए विनोद, अब कल सुबह की हेडलाइन यहीं पर बैठकर गढ़ने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में भी एनडीए हो या इंडिया, दोनों में जबरदस्त खेल चल रहा है। कृष्णा हेगड़े, 22 सीटें आप मांग रहे हैं, तो बीजेपी कितनी लड़ेगी और एनसीपी अजित पवार गुट कितना? सीटें तो 48 है ना, 48 की कोई 88 थोड़ा हो जाएंगी। संदीप भाई, आज शाम से सम्मान्य अमित शाह जी महाराष्ट्र में है और वो पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद सम्मान्य अमित शाह जी, सम्मान्य मुख्यमंत्री और दोनों सम्मान्य उप मुख्यमंत्री साथ में बैठेंगे और जो भी हल निकालना है वो निकालेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। हल निकालना है तो फिर ताल क्यों ठोक रहे हो 22 सीटों की? 22 तो मांगी है ना आपने बाकायदा। हर एक पार्टी को लगता है कि ज्यादा सीट उनको लड़ना चाहिए। गए बार भी हमने 23 सीट लड़ी थी, तो कोई हमारे मंत्रियों का, तब एनसीपी थोड़ा था गठबंधन में। नहीं, एनसीपी नहीं था, लेकिन हम लोग दोनों साथ में थे, शिवसेना और बीजेपी साथ में। तो 22 आप लड़े, 22 बीजेपी लड़े, तो 4 सीटें छोड़ेंगे एनसीपी के लिए। देखिए अजित पवार के लिए। संदीप भाई, ऐसा है कि सभी को लगता है, क्योंकि अभी शिवसेना ताकतवर पार्टी है, कि हर एक सीट पर 2-2, 3-3 कंटेंडर है। सभी को लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल पार्टी है। हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री और मुख्य नेता
एकनाथ शिंदे जी अमित शाह जी से बात तब आपकी राजनीति तो नहीं कर रहे कृष्णा भाई। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं नहीं, बीजेपी नहीं। वाले, अरे सुनिए तो सवाल तो नहीं। सुन लीजिए। जी। बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि भाई चलिए लोकसभा तो मैं मान जाऊंगा, मैं अभी 22 मांग रहा हूं, आप मत देना, पर ये लिखित में दे दो कि विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही होऊंगा, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। नहीं संदीप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारा तीनों पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से भारी बहुमत से लौट के आए, और इस बार 400 पार का उनका तो आंकड़ा जितना है, बीजेपी उसका कहेगी वो उतनी लक्ष्य। सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाओगे, 22 चाहे मांग रहे हो। देखिए, हम एक रिस्पेक्टेबल नंबर क्या है वो? और रिस्पेक्टेबल नंबर दोनों मिलके तय करेंगे। मुझे नहीं लगता। मैं आपका अंदाजा चाह रहा हूं, आपके हिसाब से रिस्पेक्टेबल नंबर क्या है जिसमें आपका देखिए, सम्मान बरकरार रहेगा? अगर आप मुझे पर्सनल इश्यूज से मांगते हैं, तो अगर मेरा पर्सनल राय मांगते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 18 से 20 के बीच में कोई अच्छा फिगर हो तो हम 18 से संतुष्ट होंगे। 20 सम्मानजनक होगा, उससे नीचे क्या नाकाबिले बर्दाश्त होगा। महेश चौहान भी जुड़ गए हैं, एक सेकंड। एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महेश, ये चिट्ठी क्यों लिख दी प्रकाश अंबेडकर ने? वादा मांग रहे हैं, लिखित आश्वासन मांग रहे हैं कि चुनाव बाद एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी आरएसएस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और आप जवाब नहीं दे रहे। कह दो कि नहीं मिलाएंगे हाथ। संदीप जी, हमारी पार्टी में स्प्लिट हुआ, 2 गठ हुए। एक अजीत पवार जी के साथ गया, शरद पवार जी के साथ हम रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि चुनाव आयोग ने उनको क्या डिसीजन दिया, महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर ने क्या डिसीजन दिया। ये सब होने के बाद, इलेक्शंस होने के बाद, अगर हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, अगर ऐसा प्रकाश अंबेडकर जी को लगता है, तो भी इसमें क्या चर्चा करें? अगर जाना ही अरे होगा भाई, तो क्यों आपके पार्टी में घटक स्प्लिट हैं, करते आपके सहयोगी हैं, अब आपके गठबंधन में हैं, आपके घटक कोई एतबार नहीं। ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है ना महाविकास अघाड़ी के लिए। संदीप जी, मैं वही कहना चाहता हूं, ये प्रकाश अंबेडकर जी जब चर्चा के लिए शुरुआत करने के लिए राजी हुए महाविकास आघाड़ी में आने के लिए, अगर तभी ये कंडीशन वो डालते तो मैं समझ सकता था। लेकिन आज जब किसी भी समय ये घोषित होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सीट शेयरिंग क्या हुआ और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर क्या क्या बातें हुई, ये अभी बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। महेश भाई, तो ये सब चर्चाएं होने के बाद एक चीज ये बताइए, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। 27 तारीख को, पिछले मंगलवार को, आपने सीटों के बंटवारे का ऐलान करना था, ये बता दिया था। आप ही के लोगों ने मुझे बताया कि मंगलवार को हो जाएगा। शाम के लिए मैंने गेस्ट भी तय कर लिए थे। अगला मंगलवार आ गया तो पेच तो अटका है ना। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि विनेबिलिटी, और जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर ला सकते उतनी जीतना। उसके लिए यह चर्चा होनी चाहिए कि विनेबिलिटी के अनुसार किसको कौन सी सीट देनी चाहिए, और उसके लिए थोड़ा समय आगे पीछे होता है। हमें यह इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत नहीं, एक हफ्ता तो बहुत लंबा समय हो जाता है। नहीं, लेकिन बात तो होती है ना, चर्चाएं होती है। 3 घटक दल है, अभी चौथा अंबेडकर जी का है। अगर 4 घटक दल है और उसमें अगर हमें विनेबिलिटी के अनुसार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मतलब जो योग्यता के कैंडिडेट्स हैं, तो किसको कौन सी सीट दी जाए, और इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चाएं कुछ ज्यादा नहीं हो रही, बिहार में भी, अब ये महाराष्ट्र में भी। चर्चाएं तो ज्यादा हो रही हैं। खैर, चर्चाएं होती भी हैं जब सीट से, क्यों मामला में उलझा हुआ है। नहीं, पर प्रकाश अंबेडकर एक घटक ही कहे कि लिखित प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में मैं इतना जानता हूं कि वो कब क्या फैसला लेंगे, कब क्या निर्णय लेंगे, बड़ा प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और हो सकता है वो अचानक घोषणा कर दें हम अकेले लड़ेंगे, हो सकता है वो ओवैसी जी के साथ कोई गठबंधन कर लें, पिछली बार किया था उन्होंने। तो इसलिए उनके, अब ये तो उनको डील कर रहे हैं शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे जी के लोग, मतलब जो पार्टी है उसके, उनके खाते में उनको दिया गया। अब ये उद्धव जी उनसे बात करें या शरद पवार साहब बात करें उनको, अब ये भरोसा शरद पवार या उद्धव जी से मांग रहे हैं वो लिखित। अच्छा, मान लें लिख के दे भी दे, और उसके बाद अगर कोई समझौता कर ले तो मुकदमा कर देगा क्या कोई? मतलब ये कोई बात हुई कि आप अपने सहयोगी से लिखित आश्वासन मांग रहे हैं? अच्छा, आप भी तो लिखित आश्वासन दे दीजिए फिर।
कल को शिवसेना उद्धव जी या शरद पवार कह तो सकते हैं एतबार ही नहीं है अपने मन में, तो और विश्वास का एतबार संकट है ना। हाँ, विश्वास की जो बात है, पर वो अब जयंत चौधरी चले गए तो अखिलेश यादव क्या मुकदमा कर देंगे क्या? एग्जैक्टली चले गए ठीक है। पर नीतीश एनडीए में भी ये भरोसे एतबार की कमी दिख रही है कि एकनाथ शिंदे 22 सीट मांग रहे हैं। भाई 22 मांगे हैं तो बीजेपी तो उनसे ज्यादा पे ही लड़ेगी, तो एनसीपी कहाँ रह जाएगी? देखिए ये एनडीए में बहुत तगड़ा पेंच है, क्योंकि एकनाथ शिंदे 22 मांग रहे हैं, अभी 18 तक की लिमिट पर हेगड़े साहब आ गए हेगड़े हैं, साहब आ 18-20 यानी 18 तक वो 4 सीटें छोड़ सकते हैं, एक मोटी मोटी लिमिट ये है। लेकिन अगर 18 भी वो लड़ते हैं तो बीजेपी लड़ेगी अपनी वही पुरानी सीटें, कितनी 25 लड़ी थी, 25 लड़ी 25 और 18 हो जाती है 43, तो 5 बची कुल जमा अजित पवार के लिए। वो नहीं, रामदास अठावले साहब भी हैं, यस, वो भी तो एक सीट लेंगे मानेंगे, आरपीआई भी लेगी, आरपीआई। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एमवीए से ज्यादा पेंच जो है एनडीए में है। तो ये 88 सीट देखिए चुनावी लिहाज से अब बड़ा अगर आप खाका खींचे, ये पेंच कौन बेहतर सुलझा पाएगा वो भी नतीजे तय करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव। देखिए निश्चित रूप से इनको तो हम दोनों को स्विंग स्टेट्स मान ही रहे। हाँ, और महाराष्ट्र का नतीजा 2 चीजें तय करेगा। एक तो केंद्र में सरकार को में लेके बनाने में किस पार्टी कौन सा गठबंधन रहेगा, इसमें भी भूमिका निभाएगा महाराष्ट्र का नतीजा। दूसरा, महाराष्ट्र का नतीजा ये तय करेगा कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है एनसीपी और शिवसेना के बंटवारे के बाद कि भाई जिसके पास एमएलए एमपी ज्यादा है वो पार्टी हो गई। अगर कहीं मान लीजिए उद्धव जी के पास एमपी ज्यादा आ गए और शरद पवार पास ज्यादा आ गए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो क्या असली शिवसेना असली एनसीपी उनको मिल जाएगी? ये एक प्रश्न खड़ा होगा, संवैधानिक प्रश्न खड़ा होगा। उससे माहौल बनेगा विधानसभा चुनाव का, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी खड़ा होगा कि भाई तो ये देखिए, ये दर्शकों समझिए, ये पेज जो हैं ये बड़े दिलचस्प हैं राजनीति के इस खेल में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े राज्य की अब चर्चा करते हैं। उदयवीर, एनडीए ने तो अपना खाका एक तरह से मुकम्मल खींच दिया है। आज मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, आरएलडी के एक विधायक को मंत्री बना दिया गया, ओम प्रकाश राजभर भी बन गए। तो आपके जो संगी साथी थे, एक बहुरंगी सतरंगी रेनबो कोalition जो आपने बनाई थी, अब वो इंद्रधनुष तो एनडीए के पास चला गया। मुझे लगता है कि आपको भी स्पष्ट दिख रहा है कि जो चले गए और किसी तरह आज बन गए, वो बेचारे कितना पछता रहे हैं और तड़प रहे हैं, वो जनता पूरा देख रही है। दारा सिंह जी गए थे और जाने के बाद एक चुनावी टेस्ट उन्होंने कर लिया अपना जनता का। मुद्दा ये नहीं है कि जो लोग चले गए हैं, क्या उनके जाने से जो मुद्दे जिन पर राजनीति कर रहे थे वो सुलट गए? सवाल तो ये है कि क्या जाति की जनगणना होगी? क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जिसको लेके ओम प्रकाश राजभर और बाकी उनके साथी अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग कस्में खाते थे और पूरी राजनीति कर रहे थे, जो आरक्षण का पूरा सवाल उठा रहे थे नौकरियों में, उसका क्या सवाल हल है? क्या किसी के मंत्री बन जाने से वो प्रश्न सुलझ गए हैं? क्या किसान के सवाल जिनको जयंत चौधरी जी ने बार बार उठाया, उनके अनिल के मंत्री बन जाने से सुलझ जाएंगे? क्या जाट बेटियों का सम्मान वापिस आ गया? तो मुद्दा ये नहीं है कि कोई दल कहाँ चला गया, मुद्दा ये है कि जिन विषयों पर राजनीति हो रही थी वो विषय कहाँ हैं, और अगर उन विषयों को एड्रेस नहीं किया गया है तो किसी को सरकार में हिस्सा देने के नाम पर व्यक्ति को ले सकते और दल को नहीं ले सकती। समाजवादी पार्टी अपना कोalition के जो मेजर पार्टनर हैं उनमें गठबंधन तय कर, उनमें सीटें बांट चुकी है। हम लोगों ने उम्मीदवार भी तय किए थे, थोड़ा सा इंतजार है, कल एमएलसी की लिस्ट आ जाए, आज मंत्रियों की लिस्ट आ गई। गठबंधन के नाम पर आपके पास बचा क्या है? पार्टी बचा क्या उदयवीर? कांग्रेस ही तो है आपके गठबंधन में, और कौन संगी साथी बाकी? ये लोग के जाने से क्या आपको नुकसान नहीं हुआ? ये लोग अगर इंडिया के ही रहते, जयंत चौधरी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये अगर समाजवादी के साथ रहते तो आपका खेमा और मजबूत नहीं दिखता क्या? देखिए, मैं जो साथी छोड़ के चला गया उसकी कोई बुराई नहीं करना चाहता। कई बार साथी ओम प्रकाश राजभर जी का एक डायलॉग है कि कुछ लोग हट के समर्थन करते हैं, कुछ लोग सट के समर्थन करते हैं। तो जो लोग सट के समर्थन कर रहे थे, राजनीतिक मुद्दे, तरह तरह के विवाद पैदा कर रहे थे, अगर वो चले गए तो कोई बात नहीं। और मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि पूरी जाट बेल्ट में हम कहाँ जीते, कहाँ हारे, कितना वोट मिला। जितने विधायक हैं लोकदल के,
अधिकांश लोग सेकुलर वोट से जीत के आए हैं और वो वोट ठगा हुआ महसूस करता है। और जाट स्वाभिमान की राजनीति करने वाले लोग ये महसूस करते हैं, अगर आप थोड़ा भी संपर्क देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, कि ये जयंत चौधरी जी ने इस निर्णय से अपनी पार्टी समाप्त कर ली, विलय कर दिया एक तरीके से, क्योंकि अब पूरी तरह वो भाजपा की कृपा पे हो गए हैं। भाजपा चाहेगी तो वो चुनाव में खड़े हो पाएंगे, नहीं चाहेगी तो दूसरे दल के मतदाता, दूसरे सोच के मतदाता उन पे विश्वास करने की स्थिति में नहीं। आज मैंने जयंत चौधरी का तो मुद्दे इंटरव्यू वहां किया, हैं, जो लोग हमारे साथ मुद्दों पे थे वो हैं नहीं, वो कहते हैं इंडिया के पास कोई जी। प्लानिंग नहीं थी, जी। इनकी रेल कहीं जा नहीं रही थी, और सीटों के बंटवारे को भी लेके कि लोग कह रहे थे, कहा गया 7 सीटें दी मुझे कोई 7 सीटें दी नहीं थी, 6 सीटें दी, उनमें भी 4 में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नलके के, जो उनका चुनाव चिन्ह है, खड़ा करने का दबाव बना रहे थे कि वही चीज थी। मुझे वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उनको सीट मिली थी, वो इतने बड़े नेता हैं, टीवी पे झूठ बोलें वो सही नहीं लगता। मथुरा में कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, बागपत में कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, कैराना में जो उम्मीदवार था उसका प्रस्ताव जयंत चौधरी जी ने खुद रखा था। उसके अलावा हाथरस में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था। जितनी भी सीटें उन्होंने ली थी उनमें कोई उम्मीदवार नहीं था, केवल मुजफ्फरनगर पे उन पे पास उम्मीदवार नहीं था। लेकिन वो मुजफ्फरनगर के उम्मीदवार जो थे हरिंदर मलिक साहब, उनसे अकेले में मिल के, उनको आशीर्वाद दे के, पीठ ठोक के, उनको अपना बुजुर्ग मान के बात कर चुके थे। जब कोई नेता दल छोड़ देता है, किसी मजबूरी के कारण छोड़ देता है, तो वो अपनी टीवी पे मजबूरी नहीं बताता, कुछ तो बोलता ही है। तो इंडिया और एनडीए का मैं इंडिया और एनडीए का आकलन करूं, दोनों गठबंधनों का यूपी में, अगर मैं कहूं एडवांटेज एनडीए दिखता है, गलत कह रहा हूं क्या मैं उदयवीर? हाँ, आप गलत कह रहे हैं। इसलिए गलत कह रहे हैं कि जिन सहयोगियों को भाजपा ने लिया है, उन सहयोगियों को लेके भाजपा असहज हुई है। असहज इसलिए हुई है कि अब ये सहयोगी तो नहीं कह सकते कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना इनको छोड़ चुके हैं, और भाजपा इनके लिए कह चुकी है कि हमें स्वीकार नहीं है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार का नारा आरोप लगाते थे। जो पार्टियां साथ लेके चल रहे हैं, क्या उनको बगल में बिठा के परिवारवाद पे बात करने की हैसियत में हैं मोदी जी और योगी जी? तो राजनीतिक रूप से असहज हुए हैं। अगर चुनाव वोट राजनीति के हिसाब से पड़ता है, मुद्दों के हिसाब से पड़ता है, कैंपेन पे पड़ता है, तो उस कैंपेन को कमजोर किया है भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे ऐसे लोगों को लेके, सबको लेके। पर आपके खेमे में इससे यह साबित हुआ है, इससे यह साबित हुआ है, सुनिए, इससे यह साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हताशा, निराशा, कमजोरी के भाव में है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं का गला घोटकर, जो उससे वैचारिक रूप से सहमत लोग नहीं है, उन्हें मंत्री बना रही है, पद दे रही है। भाजपा में मंत्री बनने वाले नहीं थे, आपके गठबंधन में बना रही है। ये तो एनडीए की बात हो गई। इंडिया को और मजबूती मिल जाएगी क्या? जो आप बातें कह रहे हैं, अगर मायावती आ जाती हैं, मायावती के लिए दरवाजा अभी भी खुला है। बुआ और बबुआ, 2 लड़के तो साथ आ गए, बुआ बबुआ साथ आ सकते हैं क्या? मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूं, ये बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जब बहन जी का मंशा किसी दल में शामिल होने की, तब हम विचार करेंगे। जब वो पहले दिन से ठोक बजाकर कह रही हैं कि हमको किसी गठबंधन में नहीं जाना, तो हम जबरदस्ती उन पे चर्चा क्यों करें? और उनका जो वोटर सपोर्टर है, वो चाहता है कि संविधान बचे, आरक्षण बचे, लोकतंत्र बचे। इसके लिए भाजपा को रोको। हम रोकने का काम कर रहे हैं। अब उनके समर्थक को उनको जवाब देना है कि वो जहां खड़ी हैं वहां खड़े होकर कैसे आरक्षण बचेगा, कैसे संविधान बचेगा। हमने तो बहन जी का जब गठबंधन में थी तो प्रधानमंत्री तक के लिए स्वीकार थे। हमने उनको प्रधानमंत्री तक के लिए स्वीकार थे। एक मिनट उदयवीर, अब क्योंकि वक्त बिल्कुल 30 सेकंड का ही बचा है। प्रधानमंत्री के लिए भी समाजवादी तैयार थी। एक कयासों का बाजार भी गर्म हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आ सकता है। दूर की कौड़ी दिखती है, पर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए, आपके पास क्या खबर है अंदर खाने ये मायावती को लेकर कि कांग्रेस जी उनको अप्रोच कर रही है? देखिए, एक
बड़ा कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है कि भाई दलित प्रधानमंत्री देश को मिले, इसके लिए कांग्रेस एक कोशिश कर रही है। उसमें दो ही नाम आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती जी का। खड़गे साहब कांग्रेस के नेता हैं, मायावती जी पूरे दलित का चेहरा हैं। ये कोशिश हो रही है कि मायावती जी अगर आ जाती है इंडिया गठबंधन में और उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे इंडिया गठबंधन, तो काफी राजनीतिक बाजी पलट सकती है, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, तो कड़ा हो ये जाएगा। सुनने में बड़ा ये- अच्छा लगता हाँ, है, पर ये कयासों का बाजार है, दूर की कौड़ी है या कुछ हकीकत है, राजनीति में कुछ ना कुछ सामने उदयवीर जी आता ने है। कह ही दिया कि हमको बनाना चाहते थे पहले। ठीक है,